हैं, वुमन की बात करते हैं, आज की नारी की यदि बात करते हैं, तो सभी नारियां, चाहे वो शहरों की हों या गाँव की हों, होम मेकर हों, काम करने वाली हों, बाहर जाने वाली हों, सभी के पास एक छोटी-सी प्रॉब्लम हो गई है कि उनके पास समय की कमी है। समय की कमी क्यों है? क्योंकि वो अपने घरों के कामों में बिज़ी रहती हैं, बच्चों में, इन-लॉज़ में, बाकी के दूसरे फैमिली मेंबर्स में। इसके अलावा जो कॉर्पोरेट वर्किंग करती हैं, शहरों की महिलाएँ मल्टीटास्किंग है, घर का भी काम देखना है, बाहर का भी देखना है और तमाम तरह के दूसरे काम रहते हैं। फिर इन सब के चलते क्या होता है कि जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे-वैसे एकाग्रचित्तता में कमी आने लगती है, मस्तिष्क समस्याएँ बढ़ती जाती हैं, महिलाएँ एनीमिक हो जाती हैं, मतलब में हीमोग्लोबिन और आयरन की कमी हो जाती है, मानसिक थकाव बहुत ज़्यादा रहता है और मूड स्विंग्स ज़्यादा होने लगे हैं। और इसके अलावा जो लैक ऑफ हेल्दी फूड के यदि बारे में हम बात करें, जो हमारा मेन जो टॉपिक रहता है वो क्या रहता है कि हम सिर्फ स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं। तो जहाँ पे हम स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे वहाँ पे हेल्दी खाना भी आता है। तो लैक ऑफ हेल्दी फूड भी जो बाहर रहती हैं लड़कियाँ, जो शहरों में रहती हैं या हॉस्टल्स में रहती हैं, जो अपने करियर को बनाने के लिए लगी हुई हैं, उनके लिए स्पेशली यदि देखा जाए तो लैक ऑफ हेल्दी फूड ये अभी एक समस्या हो गई है, क्योंकि वो काम में इतना बिजी हैं कि उनको ठीक से खाना बनाने के लिए या फिर जो न्यूट्रिशंस मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिल पाते हैं। यदि हम महिलाओं की एक पूरी लाइफ स्टेज देखें, वुमेन्स लाइफ स्टेज, तो उनको हम 5 हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है। इस चार्ट में आप क्लियरली देख पा रहे होंगे, बचपन से लेके मतलब 0 से लेके 10 साल की उम्र, 10 से 12-13 साल की उम्र तक चाइल्डहुड, फिर 13 से 14 साल की उम्र से लेके 20 से 25 साल तक प्यूबर्टी शुरू हो जाती है 13-14 साल में, जब उनका पीरियड स्टार्ट होता है, मासिक धर्म स्टार्ट होता है। उसके बाद फिर आती है मैच्योरिटी यानी कि परिपक्वता, लगभग 20 से 30 साल के उम्र में परिपक्व रहती हैं। परिपक्वता का मतलब है वो आगे अपनी फैमिली बढ़ाने के लिए, बच्चा बर्थ देने के लिए वो उनका शरीर तैयार रहता है। फिर उसके बाद आता है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी के बाद लगभग 30 से 50 साल की 40 साल की उम्र तक वो मैच्योर रहती हैं और फिर उनके जो हार्मोन लेवल रहते हैं वो उच्चतम स्तर पर रहते हैं। जैसे ही 40 से 45 साल की उम्र आती है, हार्मोन का लेवल कम होने लगता है और मेनोपॉज शुरू हो जाता है, मतलब रजोनिक शुरू हो जाती है और फाइनली फिर 60 से ऊपर की उम्र जो है ओल्ड एज हो जाती है। तो ये जो अलग-अलग स्टेजेस हैं, फर्स्ट है पीरियड, फिर प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड रेजिंग, फिर हाउसकीपिंग यानी घर के काम, फिर घर के जो बड़े बूढ़े हैं उनकी देखभाल, कुछ है महिलाएं जो करियर में भी जाती हैं, वो करियर अपना बनाना रहता है, फिर एक स्टेज आती है मेनोपॉज की 40 से 50 साल की उम्र में। तो इन सब के जितनी भी लाइफ की स्टेजेस हैं, उन सब में बहुत सारे हेल्थ इश्यूज रहते हैं, मतलब 1-2 नहीं रहते, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज रहते हैं। कई बार वो एड्रेस होते हैं, कई बार वो वैसे ही मतलब बिना बताए, बिना किसी को एड्रेस किए वो चलते चले जाते हैं और फिर आगे जाके वो गंभीर बीमारियां बन सकते हैं। तो हेल्थ इश्यूज कौन कौन से देखिए, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, जो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर है, माहवारी होती है, उसमें जो प्रॉब्लम आता है, डिस्कम्फर्ट रहता है, फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज रहते हैं, कुछ एंडोमेट्रियोसिस है, गर्भाशय की बीमारियां हैं, ओवरीज की बीमारियां हैं, फिर कुछ मेनोपॉज के सिम्टम्स होते हैं, जैसे उम्र बढ़ रही है 40-45 साल की उम्र में, जब मेनोपॉज शुरू हो जाता है, मतलब कुछ जो हार्मोन लेवल है वो कम होने लगता है। इन सब के साथ साथ कुछ लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीजेस भी होते हैं, मतलब यदि वजन बढ़ गया तो प्रॉब्लम आएगा, उसके साथ साथ कुछ ब्लड प्रेशर है और डिस्लिपिडीमिया है, ओबेसिटी है, इस तरह के अलग अलग हम बीमारियां देख सकते हैं। और यदि शरीर कमजोर रहा, हीमोग्लोबिन कम रहा, तो फिर एनीमिया हो जाता है और फिर इसके बाद यदि हड्डियां कमजोर हैं तो ऑस्टियोपोरोसिस है, आर्थराइटिस है, इस तरह की तमाम तरह की कुछ कुछ बीमारियां अलग अलग स्टेजेस में लगी रहती हैं। तो इन सबको हमें एड्रेस करना बहुत जरूरी होता है। कुछ एक यदि हम स्पेशली इसकी बात करेंगे तो इन जनरल हार्ट डिसीज, कैंसर, स्ट्रोक, सीओपीडी मतलब लंग्स से संबंधित समस्याएं, कुछ ऑटो इम्यून डिसीजेस हैं जैसे रूमेटाइड आर्थराइटिस है, स्क्लेरोडर्मा है, डायबिटीज टाइप 1, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, उसमें ये आता है अपना सोरियासिस आता है, आर्थराइटिस आता है, इस तरह की समस्याएं भी रहती हैं। मेंटल इलनेस भी आजकल बहुत बढ़ गया है,
मतलब मानसिक स्वास्थ्य का स्तर भी जो है वो गिरता जा रहा है। उसमें फिर एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं, बहुत ज्यादा डिप्रेशन है, या फिर पैनिक हो जाती है। महिलाओं की थोड़ी सी एक प्रॉब्लम होती है कि वो पैनिक बहुत जल्दी होती है। अब ये पैनिक होने का क्या मतलब है कि हर काम को करने में थोड़ी दुविधा उत्पन्न होती है। यदि वो शांति से काम करे, क्योंकि उनका जो मेंटल लेवल है वो बहुत, या तो वो एक्साइटेड रहती हैं बहुत ज्यादा, तो इस तरह से वो पैनिक हो जाती हैं। और फोबिक डिसऑर्डर्स भी रहते हैं, मतलब किसी चीज का भय रहता है। स्मोकिंग भी बढ़ते जा रहा है, स्पेशली शहरों में यदि आप देखोगे तो कॉलेज की लड़कियां और बहुत सारे मतलब हॉस्टल वगैरह में जो रहते हैं वो स्मोकिंग शुरू कर दिया है उन्होंने। कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस भी रहते हैं। ओबेसिटी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस है, फिर मसल्स में पेन है, फैटीग है, मतलब थकान है, और क्रॉनिक फटीग है। क्रॉनिक का मतलब है बहुत जल्दी जल्दी बहुत थकान रहती है, और इस थकान को यदि ठीक नहीं किया जाए, इसको बोलते हैं क्रॉनिक फटीग। तो ये जो क्रॉनिक फटीग है, यह इम्यूनिटी के कम होने के कारण भी हो सकता है। तो इस तरह से कुछ हम जनरल चीजें देखते हैं। अब हम पहले बात करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर स्टेज पे इसकी मतलब इसकी तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जहां पे डिस्कम्फर्ट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। प्रॉब्लम्स में कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हो गए, पीरियड्स डिस्टर्ब्स रहते हैं, एक्सेसिव या फिर स्कैंटी मेंसेस रहते हैं, रक्तस्राव ज्यादा होता है, क्रैम्प आता है, मतलब पेट में कमर में बहुत दर्द रहता है, क्योंकि यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, गर्भाशय में कॉन्ट्रैक्शन है, इसके कारण दर्द रहता है। ल्यूकोरिया का मतलब है व्हाइट डिस्चार्ज होना। कुछ फिजिकल और इमोशनल सिम्टम्स देखने को भी मिलते हैं। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उसमें कुछ कारण क्या है, स्ट्रेस है, स्ट्रेस यदि ज्यादा है तो आपको इस तरह की बीमारियां बढ़ती जाएंगी। कुछ लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं, आप यदि अपनी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हो, पुअर हाइजीन है, हाइजीन मेंटेन नहीं किया हुआ है, आप कुछ मेडिकेशंस ले रहे हो, कुछ इंटरनल कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि फाइब्रॉइड होना, पेल्विक डिसऑर्डर्स होना, पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम या फिर सिम्टम्स होना, इस तरह की कुछ बीमारियां हो जाती हैं जिनके कारण मेंस्ट्रुअल साइकिल भी डिस्टर्ब हो जाता है। नॉर्मल तौर पे देखा गया है ये जो जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, इनको हम गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम बोलते हैं, जो कि बहुत कॉमन होते हैं महिलाओं की रिप्रोडक्टिव एज में। रिप्रोडक्टिव एज कौन सी होती है, 15-16 साल से लेकर 50 साल तक के बीच में, मतलब लगभग आधी उम्र जो है वो इन सारे प्रॉब्लम्स में महिलाएं जूझती रहती है। तो दूसरी कंट्री से यदि हम कंपेयर करें तो इंडिया, मतलब हमारे भारत देश में इस प्रॉब्लम को में बहुत ज्यादा संख्या पाई जाती है। लगभग 50% महिलाएं हैं जिनको इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होते हैं। इरेगुलर साइकिल्स होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कंसर्न हो सकते हैं। यदि वो उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो फिर कुछ दूसरे हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं, जैसे कि वंध्यत्व होना, इनफर्टिलिटी का होना, पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम का होना, और एनीमिया। तो लगभग देखा गया है कि 18 से 50 साल की उम्र में लगभग 4.5 मिलियन, मतलब 4.5 लाख महिलाएं ये क्रॉनिक गायनोकोलॉजिकल हर साल इनकी संख्या हम देखते हैं कि ये प्रॉब्लम से गुजरती हैं। 50% महिलाओं में देखा है कि बहुत ज्यादा पेन रहता है, और 10% महिलाओं में ऐसे देखा है कि बहुत ज्यादा सीवियर पेन रहता है, जिसको बोलते हैं डिसएमोरिया, जो कि अपने रोजमर्रा की जो लाइफ है उसको में डिस्टर्बेंस बहुत आता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलते हैं। नियरली 5 में से 2 महिलाओं को प्रीमेंस्ट्रुअल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। 10% महिलाओं में एंडोमेट्रियोसिस है, मतलब क्रॉनिक पेन रहता है, और फिर आगे चल के जो इनफर्टिलिटी में बदल जाता है। 10 से 20% महिलाओं में यूटेराइन फाइब्रॉइड्स होते हैं, जिनको बोलते हैं नॉन कैंसरस ग्रोथ, जैसे ये कुछ फाइब्रॉइड तो ये कैंसर ग्रोथ होती है फाइब्रॉइड, मतलब गर्भाशय में। ये भी 10% में देखा गया है। कैंसर है, ऐसे ब्लीडिंग होती है, दर्द रहता है, और यूटेराइन की पोजीशन भी गड़बड़ हो जाती है। तो इन सब का इलाज हमारे देश में क्या है, यदि इन सब का इलाज नहीं किया गया, कौन क्या है, यदि ये समस्याएं बढ़ गई तो नॉर्मल पे सर्जिकल प्रोसीजर पड़ती है, जिसको हिस्टेरेक्टोमी, जिसमें यूट्रस को निकाल दिया जाता है। तो लगभग बहुत ज्यादा सेकेंड मोस्ट कॉमनली परफॉर्म सर्जिकल प्रोसीजर होता है ये हमारे देश में। 10% महिलाएं ऐसी हैं जिनको पीरियड रिलेटेड सिम्टम्स हैं, जैसे कि क्रैम्प होना, थकान होना, ब्लोटिंग।
तो इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए हमें सबसे पहले तो डाइट अच्छी लेनी है, अपना हाइजीन अच्छा रखना है, अपने को स्ट्रेस कम रखना है, स्ट्रेस लेवल कम रखना है, अच्छी एक्सरसाइज करनी है और योगासना करना है। इसके अलावा कुछ हमारे प्रोडक्ट्स हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है ओमेगा 369 फैटी एसिड, जो हम अपने अन्न में लेते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। और इन प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए भी ओमेगा 369 फैटी एसिड ये एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं, जिनको लेके हम अपनी ये सारे जो सिम्टम्स है उसको कम कर सकते हैं। तो हमारे पास एक रिवॉल्यूशनरी फॉर्मूला है ओमेगा रिच कैप्सूल, जो कि 3 इंग्रेडिएंट से बनके मिला के बनाया हुआ है, हेम्पसीड ऑयल, अनियन ऑयल और गार्लिक ऑयल। इसका एकमात्र सोर्स है हर्बल सोर्स ऑफ ओमेगा 369। मतलब हमारा जो ये धनवंतरी का जो ये प्रोडक्ट है, वो तीनों कॉम्बिनेशन आपको कहीं भी किसी भी प्रोडक्ट में मार्केट में नहीं मिलेंगे। तो इसके यदि हम क्यों ये जरूरी है, वंडरफुल प्रोडक्ट है महिलाओं के लिए, जैसे कि सोरियासिस और ड्राई स्किन। हम अभी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें जितने भी मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स हैं, आप ये 5वां-6वां पॉइंट देखिए, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स जैसे प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन और क्रैम्प वगैरह, ये जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं रिप्रोडक्टिव और मतलब मेंस्ट्रुएशन से लेके संबंधित, वो सब में ओमेगा रिच बहुत बहुत उपयोगी रहता है। इसके अलावा सोरियासिस में, ड्राई स्किन में, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में, हार्ट डिसीजेज में और वेरिकोज वेन्स जैसी समस्याओं में भी हम ओमेगा रिच का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी जो है 1 कैप्सूल, 2 कैप्सूल सुबह, 2 कैप्सूल शाम को लेके आप इन सब गंभीर जो बीमारियां बन सकती हैं, मतलब उनको हम जो हमें लक्षण दिखते हैं, उनके लक्षण देख के हम ओमेगा रिच हम अपने खुद को और लोगों को देके इन समस्याओं को दूर रख सकते हैं। दूसरा जो प्रोडक्ट है वह है प्रोटीरिच डब्ल्यू। प्रोटीरिच डब्ल्यू जो है वह एक प्रोटीन रिच आयुर्वेदिक हेल्थ सप्लीमेंट है महिलाओं के लिए, जो कि हमें तनाव से मुक्त करता है, रिलीज अपना स्ट्रेस कम करता है। सबसे इंपॉर्टेंट है अपने शरीर का स्ट्रेस कम होना, चाहे वो टॉक्सिन्स के कारण हो, चाहे वो इम्यूनिटी के कम न होने के कारण हो, या किसी भी वजह के कारण जो स्ट्रेस रहता है शरीर में कोशिकाओं के ऊपर, जिसके कारण कोशिकाएं अपनी खराब हो रही हैं और शरीर डैमेज होते जा रहा है। तो स्ट्रेस को कम रखना है और अपने शरीर को फ्रेश और एनर्जेटिक बनाना है। तो जैसे कि हमने बात की अलग अलग स्टेजेस की, तो महिलाओं को प्रोटीन्स की आवश्यकता जो है मैसिवली लगती है, मतलब हर स्टेज में, चाहे वो किशोरावस्था हो, मैच्योरिटी हो, या फिर मेनोपॉज हो, या फिर कोई भी मतलब इवन बुढ़ापा हो, हर स्टेज में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो यह क्या है, प्रोटीरिच डब्ल्यू है हमारे लिए एक प्रोटीन रिच आयुर्वेदिक हेल्थ सप्लीमेंट, जिसको हम लेके अपनी सारी ये जो अलग अलग समस्याएं हैं उनको हम दूर कर सकते हैं। इसका डोज कितना है, प्रोटीरिच डब्ल्यू जो है, इसको हमने 15 ग्राम प्रोटीरिच सुबह एक बार दूध के साथ, पानी के साथ या फिर जूस के साथ, और 15 ग्राम प्रोटीरिच सिमिलरली जूस या दूध के साथ या पानी के साथ इसे लिया जा सकता है। इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसके बेनिफिट्स अभी आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि प्रोटीरिच डब्ल्यू महिलाओं के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। बेनिफिट्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स ऑफ प्रोटीरिच डब्ल्यू, इसमें यह 8 घटक हैं, इसके एलिमेंट्स हैं प्रोटीरिच डब्ल्यू के। सबसे पहला है राजशिंबी यानी कि सोया आइसोलेट, जिससे हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। यह एक वेजिटेरियन सोर्स है, जो लोग नॉन वेजिटेरियन नहीं हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा सोर्स है सोया, जिससे हमें प्रोटीन की प्राप्ति होती है, हम अपने आप को फ्रेश और एनर्जेटिक रखते हैं और गिव्स यू पीस ऑफ माइंड। दूसरा, इसके अलावा इसमें और क्या क्या है, इसमें है कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरॉन, जो कि हमारे हड्डियों के लिए बहुत जरूरी होता है। तीसरा स्मेल, और जो कि अपने को वजन कम करने में भी हेल्पफुल है। दूसरा इंग्रेडिएंट इसमें है जटामांसी। जटामांसी जो है अपने को मेनोपॉज के दौरान, रजनोवृत्ति के दौरान बहुत हेल्पफुल है। वेरी गुड टॉनिक फॉर ब्लड मस्कुलर सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तीसरा है पोमेग्रेनेट, जिसमें विटामिन सी है, पोटेशियम और पॉलीफिनॉल्स है। तो पॉलीफिनॉल जो होते हैं ये बहुत ही अच्छे एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करते हैं, जिससे कि ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर जैसी समस्याओं से बचा जा सकता है। चौथा इंग्रेडिएंट है पिपाली मूल, जो कि बहुत इफेक्टिव होता है, और जो नींद न आने की समस्या है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है महिलाओं में नींद न आने की समस्या। मैं तो कहती हूँ कि जब नींद आए तब सो जाना चाहिए, क्योंकि यदि कई बार क्या होता है ना कि दिन के समय नींद आ रही है या शाम को नींद आ रही है, तो हम सोचते हैं
लिहाज करते हैं, तो उस लिहाज के चक्कर में हमारी नींद नहीं हो पाती, फिर रात को नींद नहीं आती। इसके लिए अच्छा है कि जब नींद आए तब सो जाओ। वेरी इफेक्टिव, ये मैं तो अलग कुछ बात बोल गई, लेकिन पेपाली मूल जो है यह स्लीपिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर, विटामिन सी, B6, फोलेट एंड पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, इतने सारे मिनरल्स हमें ग्रेप से मिलते हैं। एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे भी यह काम करता है। छठवां इंग्रेडिएंट है शतावरी। शतावरी जो है महिलाओं के रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, मतलब जो गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, थ्रू आउट ऑल द स्टेजेस, जितने भी हमने स्टेजेस देखी उसमें शतावरी बहुत बहुत बेनिफिट रहता है। स्पेशली यह जो है ब्रेस्ट मिल्क को प्रमोट करता है प्रोडक्शन के लिए। तो जो महिलाएं गर्भवती होने के बाद, बच्चे को जन्म देने के बाद जो दूध पिलाती हैं, उनके लिए दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए शतावरी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमें ओवरऑल इम्यूनिटी भी इससे मिलती है। इसमें है गोप्यूष, जो जिसमें कि सारे अमीनो एसिड्स हैं, इम्यूनोग्लोबिन्स हैं, सारे ग्रोथ फैक्टर्स हैं। तो जितने भी इंग्रेडिएंट इसमें है हमारे शरीर की इम्यूनिटी बनने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अनंतमूल जो है ये सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, गर्भाशय, फैलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस, ओवरीज, सभी मतलब जितने भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, उनको ठीक रखने में मदद करता है। इस बार फर्टिलिटी इश्यूज हैं, या फिर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के जो प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स हैं, या फिर मिसकैरेजेस हो जाते हैं, कुछ अलग अलग तरह के जो यूटीआईज हैं, हमेशा में कमी, उन सबको ठीक करने में सही है अनंतमूल। तो ये सारे इंग्रेडिएंट के हमारे बनाते हैं प्रोटीज डब्ल्यू। तो प्रोटीज डब्ल्यू सभी के लिए जरूरी है, चाहे वो विवाह हो, चाहे वो मतलब 15-16 साल की लड़की हो, या फिर वो अवस्था में हो, और या फिर वो एक ओल्ड एज में एक साथ में एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट। नॉर्मल और क्या है कि जब रक्तस्राव ज्यादा होता है, यदि गया रक्त पाया एक आइलैंड है जिसके जो कि ऑक्सीजन सप्लाई करता है हर कोशिका। यदि हीमोग्लोबिन कम हो गया, आयरन कंटेंट कम हो गया, तो हम एनीमिक हो जाते हैं, मतलब तो ये सब चीजें होने लगती है। तो इसके लिए जरूरी है बहुत सही हीमोग्लोबिन होने के बाद लोअर जो है एक आइडियल टॉनिक है लो हीमोग्लोबिन को मेंटेन रखने के लिए। वेरी वेरी हेल्पफुल इन आयरन लेवल, जो कि यदि आयरन लेवल कम हुआ तो थकान आती है, बहुत ज्यादा कमजोरी होती है। तो हीमोफिट में जो है बहुत सारे आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि अपनी लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने में हेल्प करते हैं। आयरन डेफिशिएंसी यदि हो जाती है तो भी प्रॉब्लम है, तो आयरन डेफिशिएंसी को कम करने में कम करते हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, और हमें पूरे दिन भर के लिए एनर्जेटिक रखते हैं। अपना जो फोकस है उसको ठीक रखते हैं, और नींद भी अच्छी आती है। कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करके हार्ट हेल्थ में सपोर्ट दे रहा है, और वेरी वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड एंटीऑक्सीडेंट। तो इसको आप 30 ml सिरप 30 ml पानी के साथ लेके सुबह एम्प्टी स्टमक इसे लेके अपना हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो नॉर्मल रख सकते हैं। फिर है वुमन केयर सिरप, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है ये महिलाओं के लिए। वेरी वेरी स्पेशल न्यूट्रिशनल आयुर्वेदिक यूजफुल सप्लीमेंट फॉर वुमन विच रेगुलेट्स, अब यहाँ पे देखिए आप, रेगुलेट्स मेंस्ट्रुएशन, स्टेबलाइज हार्मोनल डिसऑर्डर्स एंड रिलेटेड प्रॉब्लम। हमने जितनी भी समस्याएं पहले बात की कि हार्मोन डिस्टर्ब रहता है, मेंस्ट्रुएशन में प्रॉब्लम होता है, क्रैम्प होता है, स्वेलिंग होता है, बैक पेन होता है, इन सब को वुमन केयर सिरप जो है इसमें जो इंग्रेडिएंट हैं वो मिलके पीरियड को रेगुलेट करते हैं, हार्मोनल डिसऑर्डर्स को बैलेंस रखते हैं, और जो क्रैम्प है, जो यूट्रस में जो क्रैम्प आता है, दर्द रहता है, उसको कम करते हैं, स्वेलिंग ब्लोटिंग को कम करते हैं, मूड से मेंटल हेल्थ पे वेरी इफेक्टिव तो ये में बहुत मैंने को बात लगता है, और किसी भी बैक्टीरिया सुबह दे सकते हैं, खाना है तो ये सारे ये बहुत ज्यादा समस्या है। थायराइड पहले थायराइड क्या शॉर्ट टर्म थायराइड एक छोटी तिल के एक ग्रंथि थी जो हमारे घर में त्वचा नीचे जाती है, तो ये ग्रंथि हमारा जो एंडोमेट्रियम है, हमारी ग्रंथि होती है, से हार्मोन उत्पन्न होते हैं। कई बार है और बहुत सारे प्रोटीन के हार्मोन पर करना, हार्मोन से करना उन्हें को कंट्रोल किया है। तो ये है हमारी ग्रेट है कंट्रोल बी डॉक्टर जो है वो भी है फूड एनर्जी कंज्यूम करना, तो मेटाबॉलिक का जब से आते हैं ना, तो जो भी अन्न खाते हो वो है इसको रेगुलेट से एनर्जी आपको मिली है, इस समझ हमें अपने जो नॉर्मल, तो यह क्या रेगुलेट करती है हमारे शरीर में बहुत इफेक्ट हैं। सबसे पहला मेटाबॉलिक मैट्रिक, टेंशन, बॉडी टेम्परेचर, ब्रेन मेंटल एक्टिविटी, स्किन एंड बोन मेंटेनेंस और फर्टिलिटी। ये जितने सारे आप देख रहे हो, ये छोटी सी ग्रंथि है, लेकिन इतने सारे काम हमारे शरीर में ये करती है। इनसे उत्पन्न वाले हार्मोन, होने वाले जो हार्मोन्स हैं,
यदि वो कम या ज्यादा हुए, मतलब कम रहे तो हाइपोथायराइड और ज्यादा रहे तो हाइपरथायराइड। तो हाइपो किसी भी केस में कुछ हमें लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे कि स्लो या रैपिड हार्ट रेट, या तो आपकी पैल्पिटेशन बढ़ जाती है, हार्ट रेट या तो बढ़ जाती है या कम होती है। दूसरा, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस और वेट गेन, या तो बहुत ज्यादा वजन कम हो जाता है या फिर बहुत ज्यादा वजन बढ़ जाता है। तीसरा है डिफिकल्टी टॉलरेटिंग कोल्ड और हीट, ज्यादा ठंड और ज्यादा गर्मी सहन नहीं कर पाते। चौथा है डिप्रेशन और एंजाइटी। और पांचवा क्या, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड। अब आप कहोगे फिर से थायराइड के से इसका क्या संबंध है, लेकिन बहुत ज्यादा थायराइड मेंस्ट्रुअल पीरियड है, यह क्योंकि जो हार्मोन्स है, जो प्रजनन तंत्र में जो हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, उसको भी रेगुलेट करने में हेल्पफुल है। इसलिए इरेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड से दी रहे तो वो सिर्फ गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, वह थायराइड से संबंध भी हो सकती है। थायराइड जो है पुरुषों के कंपैरिजन में महिलाओं में 10 गुना ज्यादा पाया जाता है। हाइपोथायराइडिज्म जो है मतलब थायराइड का कम काम करना, रिप्रोडक्टिव एज से कनेक्टेड है, जहां पे मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज हो सकती हैं, पॉलिसिस्टिक ओवरीज हो सकती हैं और रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस, और आगे चल के इनफर्टिलिटी यानी कि बंधत्व भी हो सकता है। तो हाइपोथायराइडिज्म को हम रिप्रोडक्टिव से भी संबंध रखते हैं, जैसा कि हाइपोथायराइडिज्म से उत्पन्न करता है हार्मोन, वह इफेक्ट भी इस एज में से लिंक रहता है। हाइपोथायराइडिज्म यदि रहा तो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज आ सकती हैं, पॉलिसिस्टिक ओवरीज हो सकती हैं, प्रेगनेंसी लॉस हो सकता है और बंधत्व आ सकता है। क्या क्या इफेक्ट आते हैं हाइपोथायराइडिज्म के रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे? हाइपोथायराइडिज्म जो है बहुत कॉमन होता है, एब्नॉर्मलिटी इन सेक्सुअल डेवलपमेंट, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, इनफर्टिलिटी और प्रीमैच्योर मेनोपॉज। नॉर्मल तौर पे देखा है कि हाइपोथायराइडिज्म यदि रहा तो मेनोरेजिया होता है, मतलब ब्लीडिंग जो है वह 7 दिन से अधिक चलती है, और इसका जो मतलब इरेगुलरिटीज है या मेनोरेजिया लगभग 27 से 72% महिलाओं में देखा गया है। दूसरा रहता है ओलिगोमेनोरिया, मतलब इरेगुलर और इनकंसिस्टेंट मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो, 5 से 26% महिलाओं में देखा गया है। और एक रहता है एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग, जहां पे बहुत ज्यादा मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज रहती है, मतलब रुक रुक के पीरियड्स आते हैं, कंटिन्यूअसली ब्लीडिंग होती रहती है। तो यह भी 15 से 20% महिलाओं में यह देखा गया है। तो मोस्ट ऑफ द ये जो जितने भी प्रॉब्लम्स हैं यह हाइपोथायराइडिज्म से कनेक्ट रहते हैं। यदि हार्मोन का उत्पादन कम गया तो ये सारे प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं महिलाओं में। तो हमारे पास अब कौन सा प्रोडक्ट है जिसको हम, यदि कोई भी समस्या हमें थायराइड से संबंधित देखने को मिलती है, तो यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग सबसे पहले तो थायराइड का मतलब लेवल चेक कराइए, थायराइड हार्मोन लेवल चेक कराइए, आपकी थायराइड फंक्शन बराबर से हो रहा है नहीं हो रहा है तो, और फिर समस्याओं का हम समाधान कर सकते हैं। तो थायराइड केयर टैबलेट है हमारी, इसमें कोई भी केमिकल मिला हुआ नहीं है, ये सारे जितने भी आप यहाँ पे नाम देंगे ये सारी आयुर्वेदिक औषधि है। फुल एक्सट्रैक्ट थायराइड को बैलेंस करने में हेल्प करता है और थायराइड के हार्मोन लेवल को ठीक करता है। कचनार एक्सट्रैक्ट है, यह भी थायराइड बैलेंसिंग प्रॉपर्टी है, थायराइड में जो स्वेलिंग आती है, नोड्यूल्स हो जाते हैं, उनको कम करने में हेल्प करता है। ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च, यह भी थायराइड को सपोर्ट करके इंप्रूवमेंट देता है। अश्वगंधा है, यह एक एडॉप्टोजेनिक हर्ब है, इसका मतलब क्या है कि कोई भी कॉन्सिक्वेंस हो, कॉर्टिसोल लेवल को कम करता है, स्ट्रेस को कम करता है और थायराइड लेवल को बढ़ाने में हेल्प करता है। पुनर्नवा जो है यह वाटर रिटेंशन को कम करती है, स्वेलिंग को कम करती है और थायराइड रिलेटेड एनीमिया, थायराइड संबंधित जो सेल होती है, इन्फ्लेशन होती है, स्पेसिफिकली स्वेलिंग को कम करने के लिए। दारू हल्दी या फिर एंटीबायोटिक्स को हैं, इसमें जो कि थायराइड ओवरऑल थायराइड फंक्शन को अच्छा करती है। गिलवा इम्यून मॉड्यूलेटिंग हर्ब जो कि थायराइड फंक्शन को इम्यून सिस्टम से कनेक्ट करके उसको बैलेंस करती है। नीम जो है यह एक डिटॉक्सिफाइंग जो इन्फ्लेमेशन कम है, स्ट्रेस कम कर रही है और बेनिफिट देती है थायराइड ग्लैंड के फंक्शनिंग को। त्रिकटु जो है यह एक 3 हर्ब्स का बैंड होता है जो कि जो भी है हम बता रहे हैं उसका एब्जॉर्प्शन अच्छा हो, उसका यूटिलाइजेशन अच्छा हो और हमारे थायराइड फंक्शन को सपोर्ट देती है। तो यह थायराइड केयर टैबलेट है जिसको हम दिन में 2 टेक 1 टैबलेट डेली एम्प्टी स्टमक हाफ एन आवर बिफोर फूड, मतलब खाली पेट सुबह और खाली पेट शाम को, खाना खाने से आधा घंटे पहले इसे हम एक टैबलेट लेके जितने भी आपके थायराइड वाले प्रॉब्लम्स है या फिर सिम्टम्स हैं उनको हम मैनेज कर सकते हैं और फिर थायराइड ग्लैंड को इफेक्टिव रखना
हार्मोन बैलेंस को बना के रखना, हमारी मेटाबॉलिज्म को अच्छे से बना के रखना बहुत जरूरी होता है। तीसरा जो प्रॉब्लम है वह है जॉइंट हेल्थ मैनेजमेंट, मतलब जो हड्डियां हैं और हड्डियों में जो जॉइंट्स हैं, उन बोन और जॉइंट हेल्थ। तो बोन और जॉइंट जो है, जैसे सभी को पता होगा कि जॉइंट क्या होता है, जहां पे दो और ज्यादा हड्डियां मिलती हैं और एक जॉइंट बनाती है। तो जॉइंट दो दो, दो तीन तरह की कुछ होते हैं मूवेबल का, हिप्स का, कंधों का, यह जॉइंट्स क्या है, मूवेबल है। तो जहां जहां पे मूवमेंट्स है, एक एंड है, वहां क्या पाया जाता है, एक कुशनिंग पाया जाता है, एक सॉफ्ट पैड होता है, तो वो है कार्टिलेज। कार्टिलेज होता है ये हमारे हड्डियों कुशन से बना, तो है यदि कार्टिलेज हेल्दी होगा तो हमारी हड्डियों में घर्षण कम होगा, और कार्टिलेज जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे कार्टिलेजेस जो है वो तोड़फोड़ होने लगती है, उसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट्स हैं आगे हम देखेंगे, तो उन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके अपने जो कार्टिलेजेस हैं वो हेल्दी रखना है। इसके बाद हमारी जॉइंट्स को अच्छा रखना है, जिसको आप कैसे अच्छा रख सकते हो, रनिंग करके, वॉकिंग करके, जंप करके। तो ये सारे स्पोर्ट्स कोई भी जो आपको पसंद हो, जॉइंट को हेल्दी रखना है। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी है या फिर बैलेंस डाइट है, इंजुरीज को अवॉइड करना है, अच्छी नींद लेना है, अच्छा खाना है, हेल्दी रहना है और अपनी जॉइंट्स को फिट रखना है। तो स्ट्रॉन्गर यदि बोन्स रहेंगी आपकी तो आपकी बॉडी भी स्ट्रॉन्ग रहेगी। आपको अपने बोन से स्ट्रॉन्ग रखना है, मजबूत रखना है। तो आप यदि स्ट्रॉन्ग बॉडी रखना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपनी मांसपेशियों को और अपनी हड्डियों को मजबूत रखना पड़ेगा। तो हर उम्र में, किशोरावस्था हो, परिपक्वता हो, प्रेगनेंसी हो, कोई भी उम्र हो, हर उम्र में अपनी जॉइंट्स को मजबूत रखना है। जॉइंट्स यदि मजबूत रहेंगी तो शरीर भी मजबूत रहेगा। तो हम कैसे इसको रख सकते हैं देखेंगे। कुछ अलग अलग के पेन्स होते हैं हमारे मस्कुलोस्केलेटल पेन सिस्टम में। मस्कुलोस्केलेटल का मतलब है मसल्स और स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम का मतलब होता है हड्डियां और जॉइंट मिला के जो एक सिस्टम बनता है, मतलब हमारे शरीर का पूरा ढांचा। तो इसमें अलग अलग तरह के पेन्स हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला होता है बोन का पेन, मतलब हड्डियों में दर्द होना, खनिज कम रहे, कुछ खनिज तत्व कम रहे। तो फिर यदि ये हड्डियों में दर्द रहा, विटामिन डी कम रहा, तो इंजुरीज हो सकती है। इंटरनल इंजुरीज कुछ हो सकती हैं जो कि आगे चल के बोन का फ्रैक्चर हो जाती है। मस्कुलोस्केलेटल इंजुरीज हो सकती हैं जहां पे हमें बहुत दर्द हुआ है। नॉर्मली ट्यूमर भी होता है लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता, जो कि हड्डियों में जॉइंट पे दे सकता है। जहां जहां पे जॉइंट्स होते हैं वहां पे दर्द होता है। स्पेशली 50 साल से ऊपर की महिलाओं हम देखेंगे तो घुटनों का दर्द, रीढ़ का दर्द और पैर रखने, नीचे रखने में समस्या आती है। हील्स जो होती हैं, जो पहनते हैं, उनके पहनने के कारण, तो ये सारे छोटे छोटे जॉइंट्स जो हैं यहाँ पे बहुत दर्द होता है। तो स्टिफनेस आ जाती है। और इनकी तरफ यदि ध्यान नहीं दिया, क्या मतलब जो छोटे छोटे पेन शुरुआत हो गई है उनकी तरफ यदि ध्यान नहीं दिया तो यह दर्द फिर बढ़तेगा और बहुत ज्यादा कोई भी एक्टिविटी करनी हो, यदि जकड़ जाती है, कुछ हो जाता है, क्रैम्प हो जाते हैं, कोई अंग का तो टेंडन और लिगामेंट होना शुरुआत हो जाती है। तो मतलब जो कि खिलाड़ी हैं, एथलीट्स हैं, या फिर जो एक ही तरह, मतलब एक ही जगह बैठ के आप काम कर रहे हो या एक जगह खड़े होकर दिन भर काम कर रहे हो, तो टेंडन और लिगामेंट पेन होने की संभावना रहती है। तो ये सारे जितने तरह की पेन है उनके लिए हमारे पास बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। अब एक होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जहाँ पे आर्थराइटिस भी है और ऑस्टियोपोरोसिस भी हो रहा है, मतलब जॉइंट पेन रहता है और कार्टिलेज में भी तोड़फोड़ होने लगती है। तो कार्टिलेज में भी प्रॉब्लम है और घर्षण हो रहा है, हड्डियों में घर्षण हो रहा है आपस में, तो स्वेलिंग आ गई है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है। तो जो 50 साल की उम्र की महिलाएं हैं उन लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस होने की संभावना ज्यादा होती है, स्पेशली जिनका वजन ज्यादा है, ओवरवेट है, जिनको हिस्ट्री होती है, सर्जरी हुई है, ओवरयूज हो रहा है, रिपीटेड मूवमेंट्स हो रहे हैं, जॉइंट्स में जहाँ पे अच्छे से जुड़े हुए नहीं है, या फिर कुछ जेनेटिकली फैमिली हिस्ट्री यदि ऑस्टियोआर्थराइटिस की है। तो इसमें सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं, बहुत स्टिफनेस होती है और हल्का दर्द रहता है। हल्का दर्द यदि ठीक नहीं किया तो फिर यह दर्द बढ़ते जाता है और सीवियर जॉइंट पेन हो जाता है और फिर जॉइंट्स में प्रॉब्लम होने लगी है। और ज्यादा में देखने को मिलते हैं स्वेलिंग होना,
टेंडरनेस मतलब कि बहुत दर्द होता है, टेंडरनेस होता है, दुखने लगता है बहुत, स्टिफनेस होता है। जब आप सुबह बिस्तर पे से पैर नीचे रखते हो तो आपको पैर नीचे रखने में भी तकलीफ होती है, स्टिफनेस आ जाती है, आपको दर्द होता है, क्रंचिंग की आवाज आती है। और कुछ ऐसे जब आप कार्टिलेज यदि खराब हो जाते हैं तो हड्डियां घर्षण करती हैं आपस में, तो रबिंग जब होती है तब एक अलग क्रंचिंग की और दर्द का एहसास होता है। तो ये सारे लक्षण हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस में दिखते हैं। तो हम इसको कैसे प्रिवेंट करें? हाउ टू प्रिवेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस? तो यदि आपकी हड्डियां कमजोर हैं तो उनको आपको मजबूत बनाना है। प्रिवेंट वीक बोन इज टू वर्क ऑन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बोन्स। यदि हड्डियां कमजोर हैं तो क्या करना पड़ेगा? उनको मजबूत बनाना पड़ेगा। तो हड्डियां मजबूत बनाने का काम 50 साल की उम्र में नहीं करते। हड्डियां मजबूत करने का काम 3 इयर्स मतलब किशोरावस्था से ही करना पड़ता है। तो हमें ध्यान कहाँ देना है? किशोरावस्था में जब लड़कियां हैं उसी समय से हमें कैल्शियम और जो हड्डियां मजबूत करने का काम है वो तभी से शुरू करना है। नॉर्मली जो हम कैल्शियम डाइट लेते हैं, यदि कैल्शियम की कमी हो जाए, विटामिन डी की कमी हो जाए तो फिर ये सारे प्रॉब्लम हमें देखने को मिलते हैं। तो कैल्शियम यदि कम जा रहा शरीर में तो हमारे आगे जाके मतलब तब हमें पता नहीं चलेगा। ये हमें कब पता चलेगा? जब हमारी उम्र 50 साल से ऊपर हो जाएगी। तो उसके लिए क्या है? आप मेक श्योर करिए कि आपके शरीर में इनफ विटामिन डी जा रहा है और इनफ कैल्शियम जा रहा है। कब से? किशोरावस्था से। यदि नहीं भी लिया होगा तब तो अब लेना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि डेली कैल्शियम रिक्वायरमेंट है हमारे शरीर की 9 या 18 साल की उम्र में 1300 मिलीग्राम, 19 से 50 1000 मिलीग्राम और 51 से ज्यादा में 1200 मिलीग्राम। इसी तरह से विटामिन डी की रिक्वायरमेंट है 600 इंटरनेशनल यूनिट पर डे और 71 प्लस 800 इंटरनेशनल यूनिट पर डे। अब आप यहाँ पे देखोगे कि किसको नहीं मिल रहा है, हु इज नॉट गेटिंग इनफ कैल्शियम। आप यहाँ पे देखोगे हम आज वुमन हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो गर्ल्स जो 9 से 18 साल की उम्र की हैं और महिलाएं 50 साल की उम्र, एक स्टैटिस्टिक्स कहता है कि इनको कैल्शियम ज्यादा नहीं मिल रहा है। तो हमें टोटल इंटेक जो है हमारे फूड का और सप्लीमेंट्स का बढ़ाना चाहिए, जहाँ पे किशोरावस्था एडोलेसेंट गर्ल जिनको कैल्शियम की कमी है वहां पे हम कैल्शियम ज्यादा दें। कैल्शियम रिच फूड ज्यादा खाइए, और यदि फूड अवेलेबल नहीं है तो हमारे पास है मैक्स टैबलेट, उसमें हमें बहुत सारे कंटेनिंग, इसमें देखोगे कैल्शियम के अलावा कुछ मिनरल्स भी हैं, खनिज तत्व भी हैं। कैल्शियम रिक्वायरमेंट 1100 मिलीग्राम पर की है, वो हमें है 1250 मिलीग्राम। जिंक, सेलेनियम है, बोरॉन, मैग्नीशियम और क्रोमियम, ये 6-7 जो आप खनिज तत्व देख रहे हैं ये हमें हमारे शरीर के अलग अलग कार्य प्रणाली के लिए जरूरी है। इसके अलावा विटामिन K27, B12, B6, विटामिन D3 और फोलिक एसिड यह भी जरूरी होते हैं। तो सारे इंग्रेडिएंट हमें एक टैबलेट में मिल रहे हैं, कैलोरीज डी टू मैक्स, जिसको हमें सुबह एक टैबलेट और शाम को एक टैबलेट हमें किशोरावस्था से ही देना शुरू करना चाहिए। उसके बाद है ऑर्थोरिच कैप्सूल। जहां जहां पे भी जिन महिलाओं, ये 50 साल की उम्र के बाद की बात कर रहे हैं, जिन महिलाओं को जॉइंट पेन है, हड्डियों में दर्द है या फिर कुछ मसल्स पेन है, लिगामेंट पेन है, उन लोगों ने यह ऑर्थोरिच कैप्सूल, इसमें भी 14 मेडिसिनल प्लांट्स हैं जो कि हमारी मसल्स, हमारी जॉइंट की हेल्थ करते हैं। चाहे वो मसल्स का पेन हो, हड्डियों का दर्द हो, कुछ भी हो, उन सब में यह ऑर्थोरिच कैप्सूल बहुत जरूरी है। और तीसरी है हमारी ऑर्थोरिच प्लस टैबलेट, जो कि अपने फ्रिक्शन को कम कर रही है। इसमें जो इंग्रेडिएंट है वह एक्चुअली नॉर्मल तौर पे जब हमारी एजिंग होती है, हमारी उम्र बढ़ती है, तो कुछ इंग्रेडिएंट हमारे शरीर से कम होते चले जाते हैं। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि हम इसकी पुलिंग कर रहे हैं, मतलब अपने जॉइंट्स की हेल्थ को रिवर्ट कर रहे हैं। वो सारे इंग्रेडिएंट हम अपने फिर से शरीर में लेके न्यूट्रिशन दे रहे हैं अपने जॉइंट्स को हेल्दी और डिसीज कंडीशन से बाहर निकलने के लिए। तो ऑर्थोरिच प्लस टैबलेट जो है एक्सीलेंट है मेंटेनेंस के लिए, रिपेयर के लिए और हमारी जॉइंट हेल्थ को प्रोलॉन्ग अच्छा रखने के लिए। तो 1 से 2 टैबलेट इसे आप थोड़ा गुनगुने पानी के साथ खाना खाने के बाद ले सकते हो। इसमें एक ही नोट करना है, या टैबलेट जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, गर्भावस्था वाली महिलाएं और जो महिलाएं दूध पिला रही हैं उनको, और जो 10 साल की हैं उनको ये टैबलेट नहीं देनी। फिर आता है एक हमारा एक और प्रोडक्ट ऑर्थोरिच फास्ट एक्शन होता है, जो छोटे मोटे दर्द होते हैं, मसल पेन होता है, जॉइंट पेन होता है, लुमर पेन है, कंधे में दर्द, कलाई में दर्द है, कमर दर्द, मस्कुलर कस है, मॉर्निंग वीकनेस हो रही है, पैर रखते नहीं आ रहा, तो और में स्विंग आ गई है, कहीं से तरह का दर्द, चाहे में दिक्कत हो रही है, तो
लाइए, मसाज कीजिए, मैं 2-3 बार, जिससे आपको तुरंत ही दर्द से राहत मिलेगी। चौथा हमारा जो प्रॉब्लम है वह है ओबेसिटी या फिर ओवरवेट। ओबेसिटी या ओवरवेट जो है, यह आप यदि देखोगे 5th लीडिंग रिस्क कारण, बहुत सारे कारण है मृत्यु में। सबसे पहला कारण हार्ट डिसीज, फिर लंग डिसीज, फिर ब्रेन डिसीज, स्ट्रोक आना, फिर और भी किडनी की समस्याएं वगैरह वगैरह, लीवर की समस्याएं। तो ओवरवेट जो है ये भी एक कारण बनता है मृत्यु का, जिसके कारण मतलब ग्लोबली हम ये आंकड़ा नहीं देखेंगे, बहुत ज्यादा इससे समस्याएं होती है। तो हम अभी समस्या की तो बात कर ही रहे हैं, साथ साथ दूर कैसे करना है। और यदि ओबेसिटी रही, वजन यदि चढ़ा रहा, तो महिलाओं में स्पेशली, क्योंकि हम वुमन हेल्थ की बात कर रहे हैं, रेजेस अ रिस्क ऑफ सीवियर एंड फेटल इलनेस। मतलब ओबेसिटी जो है महिलाओं में, मैंने इसको डार्क रेड कलर से इसलिए लिखा है क्योंकि अब आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। क्यों ओबेसिटी महिलाओं में बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन आ जाती है और बहुत ही जानलेवा बीमारियां होती हैं। चाहे वो बीमारियां उनको सी है, 44% डायबिटीज, 30% हार्ट डिसीजेस, 7 से 41% कुछ अलग अलग तरह के कैंसर्स जो कि ओबेसिटी और ओवरवेट के कारण हुए हैं। इसका एक कुछ छोटे मोटे कारण जिसको एड्रेस कर, जो फैक्टर्स हैं उनको समझ के, इसको हम दूर करके हम अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। जैसे कि ओवरवेट के जो फैक्टर्स हैं वो क्या है? एक्सेसिव टेक और ऑफ एनर्जी डेंस, बहुत ज्यादा फैटी तला हुआ खाना, कार्बोहाइड्रेट खाना और फैटी सब्सटेंस खाना। दूसरा होता है सीडेंटरी लाइफस्टाइल, आरामदायक जिंदगी, खाना नाश्ता किया और बैठ गए, जो आजकल ज्यादा हो रहा है, स्पेशली जो वर्क फ्रॉम होम वाले लोग हैं या फिर जिनके लाइफ में कोई एक्टिविटी नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी कम है, दिन भर एक ही जगह बैठ के काम करते हैं, उसको बोलते हैं काम करते हैं लेकिन बैठ के काम करते हैं, जगह कोई मूवमेंट नहीं है शरीर का, वहां पे उसको बोलते हैं सीडेंटरी लाइफस्टाइल। और लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी में एक्सरसाइज नहीं है, कोई वर्कआउट नहीं है, वॉकिंग नहीं है, रनिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी जिनकी है उन सब में ओबेसिटी चली जाए। यदि इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो फिर चल के समस्याएं होंगी। कुछ एक यहाँ पे हम देखेंगे ओबेसिटी क्यों होती है, क्यों बढ़ता है वजन। कुछ तो कारण है जेनेटिक्स, मतलब अनुवांशिक रहता है, एज के कारण, एजिंग मतलब जब हम 40-45 की उम्र में जाते हैं, वहां पे हार्मोनल हमारे चेंज होते हैं, जब रजोवृत्ति आती है उस समय अचानक से वजन बढ़ता है, वहां पे ध्यान देने की बहुत जरूरत है। हार्मोनल चेंजेस जहाँ पे होते हैं वहां पे ध्यान देने की बहुत जरूरत है। प्रेगनेंसी के बाद वजन बढ़ता है और क्योंकि यूट्रस के आसपास बहुत ज्यादा वेट एक्यूमुलेट हो जाता है प्रेगनेंसी के दौरान, तो उस समय ऑब्वियसली पेट बढ़ता है, उसके बाद पेट उसको कम करके आपको स्टार्ट करना है। इन्फ्लेमेशन हो रहा है यदि मतलब शरीर में यदि कुछ केमिकल चेंजेस हुए हैं, इंसुलिन का कुछ इफेक्ट आया है, कार्ब हमारे मेटाबोलाइट नहीं हो पा रहे हैं, फैट मेटाबॉलिज्म कम हो गया है, जिसके कारण हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया, मतलब एक तरह से डायबिटीज होने की संभावना होती है और फिर अलग अलग प्रॉब्लम बढ़ते जाते हैं। तो इन्फ्लेमेशन, ब्लड शुगर लेवल बढ़ना और डायबिटीज होना। इन्फ्लेमेशन का लीवर में बढ़ता है, सूजन आती है जिसको फैटी लिवर बोलते हैं, ये अलग प्रॉब्लम को जनरेट करते हैं और डायबिटीज फाइनली क्या होता है, डायबिटीज हो जाता है। इसके बाद है ओबेसिटी जो है, यह शरीर में बहुत सारे मैलिग्नेंसी यानी कि कुछ तरह की प्रॉब्लम्स देखी जाती है होती हैं, जिसके कारण इसमें है पीसीओएस। यह एक डिसऑर्डर होता है जिसको फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स इम्बैलेंस है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो 2 हार्मोन है वो यदि इम्बैलेंस होते हैं तो डिसऑर्डर्स ये हो सकते हैं। उसके बाद आता है कुशिंग सिंड्रोम, जिसमें एक्सेसिव कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है। कॉर्टिसोल जो होता है यह एक स्ट्रेस हार्मोन होता है हमारे सिस्टम में, यदि यह लेवल बढ़ गया तो कुशिंग सिंड्रोम होता है। और इसको यदि ओबेसिटी को यदि हम थायराइड से कनेक्ट करें, हाइपोथायराइडिज्म यदि रहे तो फिर और समस्या बढ़ जाती है, क्योंकि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन वैसे ही प्रॉब्लम का है, फिर थायराइड का भी प्रॉब्लम शुरू हो गया, तो थायराइड के चलते भी हाइपोथायराइडिज्म के साथ साथ आसक्ति वजन बढ़ सकता है। उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है, पोस्ट मेनोपॉजल ब्रेस्ट कैंसर है, एंडोमेट्रियल कैंसर है, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, ब्लड क्लॉट्स हो सकते हैं, ब्लीडिंग हो सकती है, मिसकैरेज वगैरह वगैरह बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। और ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसकी हमने अभी बात की, तो यदि आपकी वजन कंट्रोल में नहीं रहा तो बहुत सारे डिसऑर्डर्स आ सकते हैं। तो हमें करना है, सबसे पहले तो हमें मैनेज करना है, ओवरवेट का ओबेसिटी को मैनेज करना है। एक हेल्दी ईटिंग खा सकते हैं जहाँ कैलोरीज 500 कैलोरीज पर डे हमने खानी चाहिए। ये हेल्दी चार्ट आप प्रिपेयर कर सकते हो, हेल्दी खा सकते हो। बहुत क्रिटिक होता है वजन को मेंटेन करना, लेकिन
यदि हम प्रॉपर रेगुलर एक्सरसाइज करें, इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, वेट लॉस की तरफ ध्यान दें, हेल्थ प्रमोटिंग प्रैक्टिस यदि करें, तो हम वेट लॉस निश्चित तौर पे कर सकते हैं। अपने शरीर को हाइड्रेट रखें, खाना हेल्दी खाएं, लीन प्रोटीन खाएं, जंक फूड, शुगरी ड्रिंक पूरी तरह से अवॉइड कीजिए, फोकस कीजिए अपने आप को और अपने आपको रिवॉर्ड दीजिए। ये महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है, अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए। आप यदि कुछ अच्छा काम करते हैं तो अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए, अपने आप को ट्रीट दीजिए। तो इस तरह से हम अपने ओबेसिटी को और प्रोडक्ट कौन कौन से हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। ग्रीन रिच कैप्सूल, ग्रीन रिच कैप्सूल जो है बहुत शानदार प्रोडक्ट है, क्योंकि इससे हमें पूरा एक तो एंटीऑक्सीडेंट सब मिला है, मैनेजमेंट में पूरी तरह से मदद करती है। न्यू एनहांस्ड ग्रीन फॉर्मुलेशन है, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, पिपाली, असीना, टेबुजिया और ग्रीन कॉफी एक्सट्रैक्ट। जहां पे भी वेट लॉस करने हेल्प चाहिए, वेट लॉस क्या है कि फैट है वो एक्टिवेशन चला है, तो वो फैट पूरी तरह से बाहर निकलना चाहिए, बर्निंग होना चाहिए, मतलब जो बोलते हैं कि फैट मेल्ट होकर बाहर निकलना। तो इसमें जो इंग्रेडिएंट हमने लिए हुए हैं उसमें ये बहुत हेल्प करती है बर्निंग अवे एग्जिस्टिंग योर बॉडी और जो फैट है उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है। तो ग्रीन रिच जो है यह नेचुरल हर्बल सप्लीमेंट है। यह हर्बल सप्लीमेंट जो है अपने हेल्थ को अच्छा रखने में, पूरे बॉडी के फंक्शनिंग को अच्छा रखने में, अच्छे से चलाने में, बॉडी सिस्टम को अच्छा रखने में और जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है थ्रू आउट द डे उसको कम करने में हेल्प करता है। अब इसके जो इंग्रेडिएंट है वह है ग्रीन टी, इसमें पॉलीफिनॉल कंटेंट है जो कि अच्छी हेल्थ को प्रमोट कर रहा है। दूसरा है पिपाली, अपनी एपेटाइट और डाइजेशन, यदि भूख आपकी ठीक रहेगी और आपका पाचन अच्छा रहेगा तो आपका वजन भी नॉर्मल रहेगा। इसके अलावा हार्ट बर्न है, इंडाइजेशन है, गैसेस है, डायरिया, कॉलेरा वगैरह में भी पिपाली काम आता है। यह एंटी एजिंग का तौर पर भी काम करता है और रिजुवेनेटिव रहता है। गार्सिनिया कैम्बोजिया का मतलब है कोकम, जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं कोकम। उसमें जो इंग्रेडिएंट है हाइड्रोसाइट्रिक एसिड, स्टडीज कहती हैं कि यह हमारी भूख को नियंत्रित करता है, मतलब हमारी क्रेविंग है, हमें जो बार भूख लगती है उसको इफेक्ट करता है, उसको कम करता है। और हमारी जो क्रेविंग है, शुगर क्रेविंग है, मीठा खाने की इच्छा है या बार खाने की इच्छा है, उसको कम करता है और डाइजेस्टिव सिस्टम्स को भी अच्छा रखता है। और ग्रीन कॉफी एक्सट्रैक्ट इसका अलग ही ग्रीन कॉफी एक्सट्रैक्ट क्या करता है, वेरी वेरी हेल्पफुल इन वेट मैनेजमेंट। इसके साथ साथ यह हमारे डिसीजेस, डायबिटीज और जो भी क्रोनिक डिसीजेस हैं उनके रिस्क को भी कम करता है। इंपॉर्टेंट काम क्या है इसका, मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाना, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना, तो चयापचय है, बूस्ट मेटाबॉलिज्म। इसमें क्लोरोजेनिक एसिड जो हमारे मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाती है, वेट को कम करती है, ब्लड शुगर को कम करती है, इन्फ्लेमेशन यानी कि जो स्वेलिंग है उसको कम करती है, और फैट एक्यूमुलेशन है, जमा हो गया है फैट, उसको भी कम करती है। इस तरह से ग्रीन कॉफी एक्सट्रैक्ट, गार्सिनिया कैम्बोजिया, पिपाली, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, सब इंग्रेडिएंट्स मिलके बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। इसका डोज कैसे यदि मतलब आपको कोई बीमारी नहीं है, मतलब आप नॉर्मल हो, फिर भी एज डाइटरी सप्लीमेंट इसे एक कैप्सूल, एक या दो आप इसे ले सकते हो। इसे कोई साइड इफेक्ट नहीं, आपको हेल्दी फील होगा और हेल्दी पर्सन जस्ट एक कैप्सूल 1 से 2 दिन है। बेस्ट रिजल्ट के लिए यदि आपको थोड़े से मोटापे की तरफ हो, वजन ज्यादा है, तो वर्कआउट करने के 30 से 60 मिनट पहले या फिर खाना खाने के 30 से 60 मिनट पहले आप इसे ले सकते हो। और वेट लॉस यदि करना है तो 3 से 4 कैप्सूल 30 से 60 मिनट खाना खाने के पहले इसे आप ले सकते हो। तो 3 से 4 कैप्सूल जो है मिलके, जो ओवरवेट मतलब ज्यादा वजन है जिनका, उनकी जो क्रेविंग है, उनका जो मेटाबॉलिक है वो अच्छा करेगा और कई तरह से हमें इसका बेनिफिट देंगे। वेरी गुड सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, लॉन्गर लाइफ करता है, ब्लड प्रेशर कम करता है, लंग्स को अच्छा रख रहा है, इम्यूनिटी को बढ़ा रहा है, इलनेस को कर रहा है और हमारी हड्डियों की मजबूती अच्छी कर रहा है, सोर्स ऑफ एनर्जी और स्ट्रेस को कम करता है। तो ग्रीन रिच फॉर वेट लॉस एंड मैनेजमेंट, मेटाबॉलिज्म दर को बढ़ाएगा, वेट को कम करेगा और जो हमारी कमर के आसपास जो वजन है, जो फैट एक्यूमुलेट हो गया है, उसको भी कम करने में मदद करेगा। फिर उसके बाद सेम एक और प्रोडक्ट है स्लिम रिच स्लिम जूस, वेरी वेरी डिलीशियस एंड न्यूट्रिशियस वे टू अचीव वेट लॉस, जिसको वेट लॉस करना है। एक्सीलेंट एडिशन है अपने हेल्थ और फिटनेस रूटीन में, वेरी गुड। इसमें जो एलिमेंट्स हैं अपने वेट लॉस के लिए हेल्प करते हैं, इसमें भी वही सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। इसके अलावा इसमें एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है, गुड़मार इसमें है, गुड़मार मतलब जो शुगर की क्रेविंग है उसको कम करेगा, जितना भी फैट है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, हनी है, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है, इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, हेल्दी डाइजेशन करते हैं, और ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट और व्हीट ग्रास एक्सट्रैक्ट मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है। जाते हैं थ्रू आउट द डे, आप जितना खाते हो ठीक वैसे ही रहता है, सब जाता है, यहाँ चिपकन होगा तो फैट में परिवर्तित नहीं होगा। जितना भी खाना आप खाते हो वो पूरा कन्वर्ट होना चाहिए, इसलिए खाना ही वैसा खाइए कि जो
पूरी तरह से एनर्जी में परिवर्तित हो जाए। इस बात जूस को पानी के साथ मिक्स करके आप सकते हो। एक और प्रोडक्ट है सुपरफूड, जो प्रोटीन के लिए, विटामिन के लिए सप्लीमेंट के तौर पे आप ले सकते हो। कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, प्रोटीन, एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है, एंटी एलर्जी है और आपको हेल्थ रखने में हेल्प करता है। मैग्नोरिच एक और है जो कि आपके ऑक्सीडेटिव्स को कम करके आपकी एजिंग कम करने में मदद करता है। ओवरऑल बेनिफिट देखोगे, इसमें सारे फलों का मिश्रण है, जितने भी फल हैं वो सारे फलों का जूस ने अपने मैग्नोरिच में लिया है। सुपर पावर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, 20 से 30 ml मैग्नोरिच में 2 बार पानी या जूस के साथ लेके आप अपने आप को फिट रख सकते हो, ऑक्सीडेंट्स कम कर सकते हो, अर्ली एजिंग कॉम्प्लिकेशंस कम कर सकते हो और पूरी लाइफ दिन भर को आप एनर्जी फील कर सकते हो। और लास्ट हमारा एक और प्रोडक्ट है विटारिच विटामिन टैबलेट। जिन लोगों को विटामिन की कमी है उन लोग विटारिच ऑल एसेंशियल जो विटामिन हमें लगते हैं हमारे शरीर के लिए, वो अल्ट्रा विटामिन टैबलेट लेके इसको फुलफिल कर सकते हैं। इसे यदि आप देखोगे तो इसमें भी कोई सिंथेटिक विटामिन नहीं है, इसमें सारे फल लिए गए हैं जिनसे हमें विटामिन प्राप्त होते हैं। ब्लैक चेरी, नोनी, पाइनएप्पल, पोमेग्रेनेट, बेबेरीज, ब्लूबेरीज, ब्लू ग्रे ग्रेप्स, कीवी जिसमें विटामिन सी मिल रहा है, एप्रिकॉट्स वगैरह। तो ये फल जितने भी हैं उन सारे फलों को मिक्स करके एक न्यूट्रा हब सेक्शन में एक विटारिच अल्ट्रा मल्टीविटामिन टैबलेट्स हमारे पास है, जिसे हम अपनी सारी विटामिन की कमियों को दूर कर सकते हैं। एक टैबलेट दिन में 2 बार खाना खाने के बाद इसे ले सकते हो और जो भी विटामिन कम है उनकी आप आपूर्ति कर सकते हो। तो जितने भी हमने आपकी वुमेन्स हेल्थ के बारे में रिप्रोडक्टिव हेल्थ, थायराइड हेल्थ, फिर जॉइंट हेल्थ, बोन्स एंड जॉइंट हेल्थ और इसके अलावा जो ओबेसिटी से संबंधी है वो हेल्थ के बारे में बात की और उससे संबंधित सारे प्रोडक्ट हमने आप देखे। आशा है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी और उनसे संबंधित प्रोडक्ट कुछ से स्टार्ट करो।